शब्दों की है तो थोड़ी लंबी होगी और मैंने पढ़ी भी नहीं है, पढ़ रही हूँ, आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इन्होंने लिखी है तो अच्छी ही होगी। शीर्षक अभी इसका लिखा नहीं गया है क्योंकि यह कहानी अभी अभी पूरी ही हुई है, पूरी भी आज ही हुई है। मैंने बहुत सावधानी से उसकी उघड़ी हुई पीठ पर हाथ रखा। उसने जिस नज़र से मुझे पलटकर देखा, मैंने तुरंत अपना हाथ हटा दिया। अभी और इंतज़ार करना होगा मुझे, पर कितनी देर? इस सवाल का न तो कोई जवाब था और न ही कोई मतलब मेरे लिए। ऐसे मामले में सब्र रखना पड़ता है। लड़की मैले कुचले कपड़ों में थी। वो सिर्फ गंदे होते तो भी ठीक था। कपड़े जितने गंदे थे उससे अधिक वे तार थे। उसकी देह उसके भीतर से झांक रही थी। घबराई हुई लड़की छोटी सी गठरी बगल में दबाई हुई थी। हिरणी सी उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ऐसे में वह मेरे साथ जाने के लिए भला कैसे तैयार होती? उसके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती। जबरन उठाकर ले भी जाऊं, लेकिन फिर उसके बाद जब तक वह खुद को नहीं तैयार हो जाती, बात नहीं बनेगी। उतरती सांझ के अपने काले, नीले और सिंदूरी छींट वाले लिबास को अपने ऊपर ऐसे खींचा कि इस बेपर्द और भूखी दुनिया में कहने भर के लिए ही सही पर्दा गिर गया। शहर की इस मुख्य सड़क पर अंधेरा होते होते आवाजाही बढ़ गई थी। सब अपने घर अपनों के पास लौट रहे थे, लेकिन जिनका घर नहीं है वो किसी सड़क किनारे, किसी चौराहे, सुनसान या बदनाम जगहों पर रात काटते हैं। सिर्फ रात ही क्यों, इनके लिए तो दिन भी रात की ही तरह आता है। मुझे गाड़ी में बैठे बैठे उसका इंतज़ार तब तक करना था जब तक वह मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाती। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना था कि उसे मेरे अलावा कोई अपने साथ न ले जा सके। मैं बीच बीच में गाड़ी से उतरकर उसके आसपास घूम लेती ताकि मैं उसके लिए अनजान न रहूं। करीब 1.5 घंटे से मैं उस पर नज़र रख रही थी। वह तब से उसी खंबे के सहारे खड़ी थी। कभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाती और गठरी खोलकर उसमें रखा कुछ सामान इधर उधर करती, फिर गठरी बांध लेती, कभी थोड़ा इधर उधर चलकर फिर अपनी जगह पकड़ लेती। इतनी देर तक सड़क पर कोई अकेली औरत खड़ी रहे तो राह तक चलते लोग अपनी गंदी हरकतों से कितने कांटे उसकी देह और मन पर चुभाते चलते हैं। यह तो फिर भी होश वालों की दुनिया में अपना होश खोई लड़की थी। कभी कोई बिस्कुट देने के बहाने उसके सामने लार टपकाता तो कोई राह चलते उसकी देह से टकरा जाता। कोई उसके पास आकर भद्दे इशारे करता। मैं थोड़ी दूर से लड़की की निगरानी कर रही थी। मेरे बहुत करीब रहने से घबराकर कोई भी हरकत कर बैठती। ऐसे मामलों में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं बार बार उसके पास इसलिए भी जाती कि कोई उसे अकेली न समझ सके। रात उतर चुकी थी। जिस जगह वह खड़ी थी वहाँ रोशनी ज़रा कम थी। शायद उस जगह का बल्ब खराब था। लगातार एक जगह बैठकर मेरा मन ऊब रहा था। मैं सड़क के दूसरे किनारे चहलकदमी करने लगी। मैंने गौर किया, उस हल्के अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। मैं तेज़ी से वहाँ पहुँची। तब तक एक आदमी उस लड़की का हाथ खींचते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उस निहायत घटिया और नीच आदमी से डपटते हुए मैंने पूछा, हे, इसे कहाँ ले जा रहे हो? तू कौन होती है पूछने वाली? ये मेरे घर की है, मेरी औरत है। अच्छा, तेरी औरत है, इसीलिए सड़क पर छोड़ दिया था? अब जरूरत पड़ी तो आ गया रात में खोजने। मैं देख रही थी, वह लड़की हमारी बातों से बेखबर अपने सूखे और बेतरतीब बालों के बीच से भूखी और ललचाई आंखों से उस मर्द के हाथों में अखबार में लिपटे मिठाइयों को देख रही थी।
ललचाई आंखों से ताकत पाकर कुछ हिकारत से देख उसका कंधा पकड़कर फिर साथ ले जाने लगा। उसने मुझे लगभग डपटते हुए कहा, औरत समझकर तुझे कुछ नहीं कह रहा तो क्या? तुझे दिख भी नहीं रहा कि यह मेरे साथ जाना चाहती है, मेरे साथ मिठाई खाना चाह रही है? अब भरोसा हुआ कि यह मेरी घरवाली है। तू इसके लिए मिठाई लाया है? अच्छा चल, मान लिया कि तेरी घरवाली है तो ले जा अपने साथ, लेकिन पहले अपने घर की किसी औरत से मेरी बात करा दे। कोई तो औरत होगी तेरे घर में, तेरे खानदान में, किसी से बात करा दे, फिर ले जा। बात करने वाली तू कौन होती है? यह हमारे बीच का मामला है। लेकिन अब तो तुम दोनों के बीच मैं हूं, ऐसे कैसे ले जाने दूंगी? वह आदमी थोड़ा घबरा गया। ये बता, इसे साथ ले जाने वाला तू कौन होता है? पुलिस को फोन करूं या अभी के अभी तू हम दोनों के बीच से जाएगा? हमारी बातों से बेखबर लड़की भूखी नजर से अपने से दूर जाती हुई मिठाइयों को देख रही थी। उसे भूख लगी थी, मतलब मेरा इंतजार पूरा होने का सही वक्त आ गया था। इससे पहले भी मैंने उससे खाने में के बारे में पूछा था तो मुझे ही घूर कर देखने लगी थी। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। बहुत देर से मुझे अपने आसपास देखकर उसकी आंखों में मेरे लिए हल्की पहचान की रेखा उभर आई। भूख लगने के कारण वह थोड़ी नरम भी पड़ गई थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या खाओगी? बंगाली रसगुल्ला और पूरी। बोलना खत्म करते करते जल्दी से उसने आम भी जोड़ दिया। मेरे साथ जो ड्राइवर था उसे भेजकर मैंने सब कुछ मंगवा दिया। देख, रसगुल्ला और आम मेरे हाथ में हैं, अब चल मेरे साथ, मैंने कहा। कहाँ? उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जैसे उसके लिए किसी के साथ कहीं जाना नई बात नहीं हो। साथ ही अपने सवाल के साथ मुझे तौलने की भी कोशिश कर रही थी। पहले चल तो, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बंद करके तो नहीं रखेगी ना? उसके बाद छोड़ तो देगी? हाँ, छोड़ दूंगी। कितने मर्द? मैं कुछ नहीं बोली। मैंने उसकी उभरी पीठ पर अपना हाथ रखकर गाड़ी में अपने बगल में बैठा लिया। मैं ऐसी ही लड़कियों को खोजती हूँ, अपने घर में रखती हूँ, जिनके लिए अपना परिवार ही उसकी देह का, उसके सपनों का कब्रगाह बन जाता है। या ऐसी लड़कियाँ जो प्रेम में घर सजाने का सपना तो देखती हैं लेकिन उनकी अपनी दुनिया ही उजड़ जाती है। ऐसी लड़कियाँ जो इस ज़माने के क्रूर सच को बर्दाश्त नहीं कर पाती या जो अपने होश में आकर अपने घर लौटना चाहती हैं। उनके घर का रास्ता खोजती हूँ या फिर उस दुनिया में फिर से रंग भरने की कोशिश करती हूँ। जब भी कोई ऐसी औरत मेरे किसी मददगार को मेरे शहर में या आसपास दिखाई देती हैं, वे मुझे फ़ोन करते हैं। मैं तुरंत वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं उसे अपने पास ला सकूँ, क्योंकि सुधार गृहों में जब ऐसी लड़कियाँ पहुँचती हैं अक्सर वे अपने होने का पता भी भूल जाती हैं। उन्हें किन किन रास्तों से गुजरना होता है, उन्हें बयां करने में मेरे शब्द भी कांपने लगते हैं। घर से भागी हुई, अपना होश खो चुकी लड़कियां खुले में पाई जाने वाली गंदगी की तरह होती हैं, जहां मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। उसे लेकर जब मैं अपने घर आई, पहले तो उसने अपरिचित नज़र लेकिन बहुत सावधानी से चारों ओर देखा। मैं उसका मन बहलाने के लिए थोड़ी बहुत बात करके ऊपर वाले कमरे में ले आई। वह डरती हुई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। अरे आना, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के भीतर ले आई। उसने उस कमरे को बहुत ध्यान से देखा, दीवार से सटकर कुछ पल खड़ी रही, लंबी लंबी सांसें, फिर जैसे तैसे सचेत हो गई। जब तक मैं आगे कुछ बोलती वह जल्दी जल्दी खुली खिड़कियां बंद करने लगी। खिड़की क्यों बंद कर रही हो? अच्छी हवा आ रही है। उसके पहले तो सब बंद कर देते हैं, मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मैं बस उसे देख रही थी। तुमको क्या लगता है मुझे ये सब नहीं पता? मैंने उसे नीचे से ऊपर देखा। अच्छा, पहले नहा धो लो। नहीं, पहले खाना दो, साथ में रसगुल्ला और आम भी। मैं उसके चेहरे की मासूमियत देख रही थी। ऐसे क्यों ताक रही हो? गाड़ी में जो खाया था उससे पेट नहीं भरा, और खाऊंगी, पेट भर खाऊंगी।
बिछावन पर बैठकर अपना फटा ब्लाउज देखती हुई बोली, फिर बाद में कोई नहीं पूछता कि भूख लगी है, सब अपना मन भरते हैं बस। मैं उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम जो खाना चाहोगी जब चाहोगी मैं लाकर दूंगी। जैसे उसे भरोसा नहीं हुआ। उसके बदले तू मुझसे क्या करवाएगी? मुझे सब पता है, कोई ऐसे ही कुछ नहीं देता। वो सब बातें छोड़, तू यहाँ आराम से रहने और अपने मन का करने आई है। मेरी बात बीच में काटते हुए वह बोली, जैसे मैं समझती नहीं तेरी बात। पहले मुझे प्यार से समझाएगी, फिर मुझे जहाँ भेजेगी, जिसके साथ भेजेगी वहाँ जाना होगा। नहीं मानूंगी तेरी बात तो मुझे मारेगी, भूखा रखेगी। बोलते बोलते उसका एक हाथ अनायास ही उसके पैर पर लगे चोट के निशान पर चला गया। उसकी आवाज़ में, आंखों में कातरता उतर आई। लेकिन तू ऐसा कुछ नहीं करना। मैं तो तैयार हूँ, तू जब कहेगी मैं सब करूँगी। बस पेट भर खिला दो। मेरा मन भर आया। मैं पहली बार ऐसा देख सुन रही थी, ऐसी बात नहीं थी। ये तो मेरा काम ही है, पर हूँ तो एक इंसान, एक औरत ही। जैसे नासमझ बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है, मैं भी वैसी कोशिश करने लगी। लेकिन मुझे पता है कि इस लड़की को अपने पेट की भूख और मर्दों की भूख के अलावा अब और कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं बची। मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद जब मैं सविता जो यहाँ खाना बनाती है के साथ खाना लेकर कमरे में आई तो मैंने देखा वह लड़की बिछावन के कोने में सिकुड़ कर सोई हुई थी। अगले दिन वह दोपहर में सोकर उठी। मैं उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी। मैं इस बात को लेकर सतर्क थी कि वह उठने के बाद कोई समस्या न खड़ी कर दे। नई जगहों पर ऐसी लड़कियां अधिक डर जाती हैं और घबराहट में चीखने चिल्लाने लगती हैं। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लेती हैं या भागने की कोशिश करती हैं। इसलिए मेरे साथ रहने वाले घर के अन्य सदस्य जैसे सविता, सुदामा जो मेरा ड्राइवर है और सफाई करने वाली महिला उमा आदि सभी इन बातों का ध्यान रखते हैं और सतर्क रहते हैं। सविता को भी मैं ऐसी ही हालत में यहाँ लाई थी। ठीक होने के बाद अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। मेरे ही साथ रहकर मेरा सहयोग करने लगी। ड्राइवर सुदामा को लेकर मैं दिन रात किसी भी समय ऐसी खबर मिलने पर निकल पड़ती हूँ। इन सब का खर्च मैं खुद उठाती हूँ। मेरी पैतृक संपत्ति और घर के सामने रोज़मर्रा के सामान मेरी दुकान है। किसी व्यक्ति या संस्था से मैं आर्थिक सहयोग नहीं लेती। इस तरह की लड़कियों को शुरुआत में संभालना मुश्किल होता है जब तक कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर खत्म नहीं हो जाता। अपनी सुरक्षा को लेकर सामान्य महिलाएं भी जल्दी भरोसा नहीं कर पाती, तो ऐसी महिलाओं का भरोसा जीतना आसान कैसे होगा। लेकिन धीरे धीरे प्रेम और अपनापन भी अपनी जगह बना लेता है। मैं किसी मर्द को तब तक उसके सामने अचानक से नहीं आने देती जब तक वह यहाँ मेरे घर के माहौल में सहज नहीं हो जाती। 3-4 दिन बीत जाने के बाद वह थोड़ी सहज हुई, लेकिन खाने, सोने और अपनी दुनिया में खोए रहने के अलावा उसे किसी बात का न तो ध्यान था न ज़रूरत। बस कभी कभी पूछ लेती, तुझे मुझसे काम लेना है? मुझे खूब याद है, यहीं या कहीं और जाना होगा। मैं बस मुस्कुराकर उसे प्यार से सहला देती। धीरे धीरे मैंने उसे शरीर की सफाई के बारे में समझाया और नहाने के लिए तैयार किया। पहले साबुन दो, फिर नहाऊंगी। साबुन बाथरूम में रखा है। वो नहीं, दूसरा साबुन। अच्छा, कौन सा साबुन तुझे पसंद है? वो याद करने की कोशिश करने लगी। मैं जब छोटी थी तो कभी कभी वो साबुन लगाती थी। हाँ वही वाला, हाँ वही वाला साबुन। मैं उसका चेहरा देख रही थी। अच्छा लगा। ऐसी लड़कियों के पास भी ऐसा कुछ होता है जिसे याद कर चेहरे पर चमक आती है। वो हाँ, पियरस साबुन दो तो नहाऊंगी। अच्छा, वही साबुन मंगा देती हूँ। तब तो खुश। वह नहाने के लिए आंगन में बेधड़क अपने कपड़े उतारने लगी। मैं उसे बाथरूम ले गई। कहीं भी कपड़े नहीं उतारते, यहाँ आराम से नहाओ। मैंने देखा अपनी औरत होने का भाव उसकी आंखों में कुछ पल के लिए आया।
उसकी देह का ऊपरी हिस्सा लगभग खुला था। नोचने और काटने के नए पुराने निशानों पर वह अपनी अंगुलियां फेर रही थी। कई दिनों से मैं गौर कर रही थी कि वह अब रोज नहाना चाहती थी, अपनी देह से अब धीरे धीरे प्रेम करने लगी थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि नहाना शुरू करती तो बहुत देर तक नहाती रह जाती। शायद अपनी देह का निशान पानी से मिटाते मिटाते इसे ये समझ नहीं रहता कि नहाना कब बंद कर देना चाहिए। एक दिन उदास अपने कमरे की खिड़की के बाहर देख रही थी। कभी कभी कुछ देर के लिए उसे अपना बीता हुआ जीवन याद आ जाता तो दुख से भीग जाती। लेकिन उसे बीता कल कुछ पल के लिए ही याद आता, फिर सब भूल जाती। मैंने उससे कहा, यहाँ क्यों अकेली बैठी है? आज हमें घूमने भी तो जाना है। हम खूब देर तक बाजार घूमेंगे। तुम्हारे लिए क्रीम, पाउडर, बिंदी मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी खुद को प्यार करने के लिए सजना संवरना भी चाहिए। अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। नहीं नहीं, कभी नहीं लगाऊंगी, सब उठाकर फेंक दूंगी। जैसे उसके भीतर दफन कोई डरावनी और तहस नहस करने वाली याद अचानक सामने आ गई हो। क्रीम, पाउडर, सेंट लगाकर ही तो मैं उससे मिलने जाती थी। मैं उसे बहुत सुंदर लगती थी। वह मुझे बहुत चाहता है, उसने यही कहा था, कई बार कहा था मुझसे। मैंने उस पर भरोसा कर लिया और घर से भागकर उसे ब्याह किया। ब्याह के दिन भी तो मैं अपने हाथों से तैयार हुई थी, खूब सजी सवरी थी। उस रात हमारी सुहाग रात थी और उसने उस रात किसी और को भेज दिया मेरे पास। और फिर वह ऐसे रो पड़ी जैसे पानी से भरा घड़ा अचानक फूट गया हो। इतने दिनों में मेरे सामने वह पहली बार इस तरह रो रही थी। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे नहीं चाहिए। करीब 2 महीने बीत गए। अब उसके अप्रत्याशित व्यवहार में कमी आ गई। अब कभी कभी कोई गीत गुनगुनाती तो कभी खाना बनाने के काम में हाथ भी बटा देती, कभी मेरे बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथ देती, कभी मेरे गले लगकर खूब हंसती, उमा से भी बात करती। कभी खुश रहती तो सुदामा को बोलकर गाड़ी तैयार करने कहती और मेरे साथ घूमने जाती। मतलब अब वह लगभग रच बस गई। आज अचानक आलू काटते हुए मुझसे पूछ बैठी, दी तूने ब्याह क्यों नहीं किया? बस ऐसे ही नहीं किया। तुझे मदद की जरूरत नहीं पड़ती? आंख नीचे झुकाती हुई बोली। उमा वही झाड़ू लगा रही थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तेरे से अच्छा मर्द के बारे में कौन जानता है, तू बता। वो सब मेरा मर्द थोड़ी था, जानवर था, जानवर। जो मर्द प्रेम करता है वो जानवर नहीं होता। मैं तो प्रेम करने वाले की बात कर रही हूँ। दीदी कोई तो होगा तुम्हारा। बोलते हुए उसने मुझे बिंदी लगा दी। दीदी रोज बाजार जाती हो, कभी पाउडर सेंट नहीं लाती और मुझे झूठ मूठ का फुसलाती हो कि मैं जो कहूँगी तुम सब लाकर दोगी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मुझे आश्चर्य हो रहा था। आज ऐसी बात करते हुए वह फिर सामान्य नहीं बल्कि खुश भी थी। मैं डर रही थी कि पिछली बार ऐसी ही किसी बात का जिक्र होते ही वह किस तरह अपना नियंत्रण खो बैठी थी। चिल्ला कर बोलने लगी थी, मर्द की बात मत करो, सब मुझे नोचने वाले ही मिले। सुहाग की स्टेज पर से लेकर सड़क तक चाय वाले से चाय पिलाने वाले के बहाने मुझे 4 दिन अपने पास रखा, फिर जूता बेचने वाले ने अपने गोदाम में, फिर ओह कितने लोग, 1 2 3 4, जब से घर से भागी ब्याह के नाम पर तब से ही भाग रही हूँ। उसके भीतर सोया तूफान जाग पड़ा था। किसी तरह सब ने मिलकर उसे संभाला था, लेकिन इस बार वो सामान्य थी। अपनापन, सुरक्षा बोध, ममता का असर था या कुछ और। वह धीरे धीरे सामान्य इंसान के रूप में बदलने लगी थी। उसके कहे मुताबिक वो जब जिस चीज़ की फरमाइश करती मैं उसे लाकर देती। चटपटा खाना, मनपसंद कपड़े, साबुन, क्रीम, तो कभी मिट्टी के खिलौने। मैं उस दिन अखबार पढ़ रही थी। मुझे फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने लगी जो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैंने अखबार खुला छोड़कर चारों ओर नजर दौड़ाई। देखा वह लजाती हुई मेरी ओर आ रही थी। आज वह बाल धोकर नहाई थी। उसने लाल रंग की साड़ी सलीके से पहनी थी। खुले बाल में लाल गुलाब
लगाया था, क्रीम पाउडर और सुंदर सी बिंदी भी लगाई थी। उसका इतना सुंदर रूप पहली बार देख रही थी। आज तो बड़ी खिल रही है। उसने अपनी झुकी आंखें ऊपर उठाई। मैंने उस उठती आंखों में जो देखा वह भी पहली बार देख रही थी। वह मेरे बगल में बैठकर अखबार पढ़ने लगी। पहले भी कभी कभार पढ़ लेती थी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, दी, मैं आज कैसी लग रही हूँ? खूब प्यारी। मेरी चूड़ियों को वह घुमाने लगी। मुझसे प्यार जताने का उसका यह तरीका था। मैंने पूछा, क्या बात है? आज किस चीज़ पर तुम्हारा दिल आया है? आज शाम में बाजार जाऊंगी, कुछ चाहिए तो बोल। उसकी नज़र अखबार के पन्ने पर ठहरी थी। क्या चाहिए बोल तो। मुझे ये चाहिए। अखबार के उस पेज पर एक मर्द की तस्वीर थी जिस पर उसकी उंगली ठहरी थी। अच्छा, अब घर बसाने का मन हो रहा है? मैंने चुहल करते हुए पूछा। ना दी, घर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, बहुत भूख लगी है। थैंक यू।